नमस्कार साथियों, मैं विकास सिंह तोमर आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो साथियों, आज हम करने वाले एमपी टेट वर्ग 3 2024 के लिए पेडागोजी, हिंदी पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। साथियों, आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं। तो साथियों, पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर आपको निःशुल्क पीडीएफ मिल जाती है, जिससे आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हो। साथियों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यदि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना कभी ना भूलें। साथियों, तो जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, साथियों जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, लौटकर यादें आती हैं वक्त नहीं। साथियों, लौटकर यादें आती हैं वक्त नहीं। तो साथियों, आपके पास काफी कम समय रह गया है, तो समय का उपयोग कीजिएगा। साथियों, इंस्टाग्राम रील्स वगैरह देखना बिल्कुल बंद कर दीजिएगा। आज का पहला प्रश्न है, चलते हम प्रश्न स्टार्ट करते हैं साथियों, क्योंकि मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। साथियों, तो चलते हैं हम आज के पहले प्रश्न पर, जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथियों, सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। साथियों, तो चलते हैं आज के हम पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, बालक सामाजिक परिवेश में, बालक सामाजिक परिवेश में डैश। ऑप्शन ए है सामाजिक उद्देश्य से भाषा सीखता है, ऑप्शन बी है लिखना सीखता है, ऑप्शन सी है पढ़ना सीखता है, ऑप्शन डी है भाषा नहीं सीखता। तो जल्दी से बताइएगा साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। देखो, बालक सामाजिक परिवेश में, बालक सामाजिक परिवेश में क्या करता है, सामाजिक उद्देश्य से भाषा सीखता है। किससे सीखता है साथियों, तो सामाजिक उद्देश्य से भाषा सीखता है। बच्चे कहाँ सीखते हैं साथियों, तो सामाजिक परिवेश में। भाषा बालक कहाँ सीखता है, परिवेश में, माता पिता से, परिवार से, पड़ोस से, आसपास के जो वातावरण होता है वहां से बच्चे क्या है, भाषा को ग्रहण करते हैं। ठीक है साथियों, तो ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं हम आगे, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। हिंदी भाषा विषय दृष्टिकोण से शुद्ध लेखन का घनिष्ठ संबंध है। पूछ रहा है शुद्ध लेखन का घनिष्ठ संबंध है। बताइएगा साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाता है। तो ऑप्शन ए है अशुद्ध उच्चारण है, उच्चारण की शुद्धता है। ऑप्शन सी है व्याकरणिक नियमों अनाविघ्नता है। ऑप्शन डी है संधि विच्छेद से है। तो साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाता है, जल्दी से बताइएगा। हिंदी भाषा विषय के दृष्टिकोण से शुद्ध लेखन का घनिष्ठ संबंध है। किससे है साथियों, तो हिंदी जो भाषा का संबंध है किससे है, शुद्ध लेखन की दृष्टि से उच्चारण की शुद्धता से होता है। साथियों, किससे होता है साथियों, उच्चारण की शुद्धता से हो जाता है। किससे होता है साथियों, तो उच्चारण की शुद्धता से हो जाता है। यानी हमारा बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। कौन सा होगा, बी ऑप्शन हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाता है। साथियों, चलते हैं हम अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। डैश और परीक्षाओं को डैश होना चाहिए एवं अधिगम को वेद पर आधारित होना चाहिए। अधिगम को किस पर आधारित होना चाहिए साथियों, बताइएगा। आकलन मनोरंजन पर आधारित होना चाहिए क्या साथियों, अधिगम मनोरंजन पर आधारित होना चाहिए, आकलन संतुलित पर आधारित होना चाहिए, मूल्यांकन और परिष्कृत पर आधारित होना चाहिए। साथियों, तो साथियों, आप सभी को बताना है प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाता है, क्योंकि ये प्रश्न प्रीवियस ईयर यानी 2022 में आई हुई प्रश्न है सभी साथियों। तो यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाने साथियों, क्योंकि हम इन प्रश्नों के साथ साथ में नए प्रश्नों को भी देखने वाले हैं साथियों। तो सेशन को लास्ट तक जरूर देखिएगा, स्किप नहीं करना है, क्योंकि मैं बीच बीच में आपके लिए काफ़ी अच्छी महत्वपूर्ण चीज़ों को लेकर आ रहा हूँ, जिसे मैं प्रश्नों के साथ में ऐड करके आपको बताने वाला हूँ। तो बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाता है। देखिए साथियों, देखो, डैश और मूल्यांकन को होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मूल्यांकन, ऑप्शन हमारा डी राइट आंसर हो जाता है। मूल्यांकन और परीक्षाओं को परिष्कृत होना चाहिए। मूल्यांकन और परीक्षाओं को कैसा होना चाहिए, परिष्कृत होना चाहिए। साथियों, मूल्यांकन का मतलब क्या होता है, बच्चों का आधारभूत डाटा एकत्रित करना मूल्यांकन कहलाता है। बच्चों का आधारभूत डाटा एकत्रित करना क्या कहलाता है, मूल्यांकन कहलाता है। साथियों, अब बात आती है परिष्कृत। परिष्कृत का मतलब क्या होता है साथियों, जल्दी से बताइएगा। यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखो, परिष्कृत का मतलब होता है साफ किया हुआ यानी शुद्ध। तो परीक्षाओं का माध्यम कैसे होना चाहिए, परीक्षाएं कैसी होनी चाहिए, साफ सुथरी यानी शुद्ध होनी चाहिए। परीक्षाओं का क्या होना चाहिए, परीक्षाओं को साफ होना चाहिए, परिष्कृत होना चाहिए, कैसी होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए। अधिगम कैसा होना चाहिए, वैध तरीके से होना चाहिए। साथियों, तो हमारा ऑप्शन हमारा डी राइट आंसर हो जाता है। परिष्कृत का मतलब साथियों क्या हो जाता है,
जो आप किसी चीज या व्यक्ति को उत्तम दर्जे का नाता देते हो, क्या देते हो, उत्तम दर्जे का नापते हो, तो उसका मतलब है परिष्कृत होता है। क्या होता है साथियों, उसका मतलब परिष्कृत हो जाता है। तो ऑप्शन हमारा डी राइट आंसर हो जाता है साथियों। चलते हैं हम आगे, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। भाषा की पाठ्य पुस्तक में ऐसे पाठ रखे जाएं जो, कैसे पाठ रखे जाने चाहिए साथी, जल्दी से बताइए। प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा। केवल व्याकरणिक नियमों का ही अभ्यास कराते हों, क्या हम इस तरह के प्रश्न रखेंगे जो केवल व्याकरण के नियमों का ही अभ्यास करा रहे हों। ऑप्शन बी है अत्यंत छोटे हों, क्या ऐसे प्रश्नों का निर्माण करेंगे जो अत्यंत छोटे हों, सरल भाषा से युक्त हो, क्या ऐसे पाठ्य पुस्तक का निर्माण करेंगे जो सरल भाषा से युक्त हो। ऑप्शन डी है बच्चों के परिवेश से जुड़े। ऑप्शन डी क्या है साथियों, बच्चों के परिवेश से जुड़े। क्या ऑप्शन डी हो जाता हमारा कि बच्चों के परिवेश से जुड़े। तो भाषा की पाठ्य पुस्तक में ऐसे पाठ रखे जाने चाहिए साथियों जो कहाँ से जुड़े होने चाहिए, बच्चों के परिवेश से जुड़े होने चाहिए, आसपास के वातावरण से जुड़े होने चाहिए। कहाँ से जुड़े होने चाहिए साथियों, आसपास के वातावरण से जुड़े होने चाहिए। बच्चे के कहाँ से जुड़े होने चाहिए, परिवेश से जुड़े होने चाहिए। तो यानी ऑप्शन हमारा कौन सा, डी राइट आंसर हो जाता है। जो भाषा की पाठ्य पुस्तकें हैं ऐसी होनी चाहिए जो बच्चे को क्या है, उसके परिवेश से जुड़े, उसके परिवेश यानी आसपास की वस्तुओं से उसे कनेक्ट करवाएं। ठीक है साथियों, तो ऑप्शन हमारा क्या, डी राइट आंसर हो जाता है। साथियों आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है, 40 दिन का समय बचा है साथियों। तो आप अभी तक आपने अपनी तैयारी को स्टार्ट नहीं किया है तो तैयारी को स्टार्ट कर दीजिएगा साथियों, क्योंकि जितना समय आपने वेस्ट कर दिया है अब आपको ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना है रील्स देखने में या किसी फंक्शन प्रोग्राम में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है साथियों। 40 दिन के लिए आपको अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेना है बिल्कुल, और तैयारी में जुट जाना है। एमपी टेट यदि क्वालिफाई आप करना चाहते हो तो अपने आप को किसी एक कमरे में बंद कर लीजिए। यानी कहने का मतलब यह है किसी से भी संपर्क मत रखिएगा, अपनी पढ़ाई पर बिल्कुल फोकस होना चाहिए, एक ही टारगेट होना चाहिए, एमपी टेट वर्ग 3। ठीक है साथियों, एमपी टेट वर्ग 3 क्वालिफाई आपको होना है। तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है, बस जो भी आपके पास है उसी से आप अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है साथियों, चलते हैं हम आगे, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन हो सकता है। देखो बात कर रहा है हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन हो सकता है, क्या होगा साथियों। काफी नॉर्मल प्रश्न आते हैं साथियों हिंदी पेडागोजी में। यदि आप हिंदी पेडागोजी में 15 में से 14 प्रश्न हल करते हो, इधर आपको 15 नंबर की जो भाषा यानी गद्य पद्य से दो पैराग्राफ पूछे जाएंगे। गद्य और पद्य से कितने, 2 पैराग्राफ आएंगे, जिसमें से आपको प्रश्नों के उत्तर छांट करके देना होगा। ठीक है, तो नॉर्मली आप 15 में से इधर से भी 14 नंबर आप आराम से कर सकते हो, क्योंकि उसके अंदर 2 या 3 नंबर आपके व्याकरण के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। 2 या 3 या 4 क्वेश्चन व्याकरण के देखने को मिलेंगे, बाकी सभी आपके जो पैसेज आएगा ना यानी गद्य पद्य से ही प्रश्नों को आपको देखने को मिलेंगे। तो घबराने की जरूरत नहीं है। यदि आप हिंदी में से 30 में से 28 का स्कोर करते हो तो क्वालिफाई होने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि स्कोर बढ़ाने के लिए आपके लिए हिंदी जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। यदि आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो आपके लिए हिंदी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो साथ ही हिंदी को भी आपको समय देना है, ऐसा नहीं कि हिंदी को बाद में पढ़ेंगे, ऐसा कोई नहीं करना है। साथ में हिंदी को भी अच्छा समय देना है, क्योंकि ज़्यादा स्कोर लाना है। यदि स्कोर आप करना चाहते हो तो हिंदी ही आपको अधिक स्कोर लाने में क्या हेल्प करने वाली है साथियों। तो हिंदी को स्किप नहीं करना है, बिल्कुल भी अच्छे से पढ़ना है इसको भी। तो बताइएगा, बाल साहित्य का विविध उपयोग करते हैं, शिक्षण विधि का संपूर्ण ज्ञान है, सुंदर ढंग से छपी पुस्तकें हैं, उच्च स्तरीय लेखन सामग्री। इसमें से क्या राइट आंसर हो जाता है साथी, जल्दी से बताइएगा। देखो हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी क्या होता है, बाल साहित्य का विविध उपयोग। बाल साहित्य से क्या है, बच्चे अच्छे से सीखते हैं, हमें बाल साहित्य का क्या करना चाहिए, अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए। बाल साहित्य क्या होता है, बच्चों को मनोरंजन के लिए बनाए जाते हैं, जिससे क्या है बच्चे अधिक से अधिक सीखते हैं। तो हमें बाल साहित्य का क्या करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, एक अच्छा 1 से लेकर 5 तक के, उनके लिए क्या है बाल साहित्य का उपयोग करके यह क्या है सर्वयुक्त उपयुक्त साधन हो जाता है साथियों। ठीक है, चलते हैं आगे, अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 6। आदर्श हिंदी शिक्षक के लिए निम्न में से क्या आवश्यक नहीं है। आदर्श शिक्षक हिंदी के लिए आवश्यक नहीं है, जल्दी से बताइए क्या आवश्यक नहीं पूछा है साथियों। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो कर ही रहे हैं, साथ में उनका विश्लेषण भी देख रहे हैं, तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है साथियों आपको, क्योंकि ये प्रश्न आपको फिर से एग्जाम में देखने को जैसे कि तैसे ही मिलने वाले हैं साथियों। तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, आपकी प्रैक्टिस हो रही है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको पता चलता है किस तरह के एग्जाम में प्रश्न पहले पूछे गए थे और किस तरह के प्रश्न आगे एग्जाम में बन सकते हैं। ठीक है साथियों,
तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन ही आपके अगले एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है साथियों, तो आदर्श हिंदी शिक्षक के लिए इनमें से क्या आवश्यक नहीं है? तो क्या आवश्यक नहीं है? हिंदी साहित्य का ज्ञान होना आवश्यक नहीं है, शुद्ध उच्चारण कराना, व्याकरण का ज्ञान ना होना, व्याकरण का ज्ञान होना। तो बात कर रहा नहीं है, इस चीज़ पर विशेष ध्यान रखेंगे। कभी कभी ये क्या है, जल्दबाजी में हम नहीं पर ध्यान नहीं देते और हमारा प्रश्न का उत्तर कैसा हो जाता है, गलत हो जाता है। नहीं पूछा है तो हिंदी साहित्य का ज्ञान भी होना चाहिए शिक्षक को। ठीक है, आदर्श हिंदी यदि पढ़ा रहा है शिक्षक तो हिंदी का भी ज्ञान होना चाहिए। शुद्ध उच्चारण तो इसका महत्वपूर्ण अंग है। क्या है? शुद्ध उच्चारण होना महत्वपूर्ण हो जाता है साथियों। ठीक है, व्याकरण का ज्ञान भी होना चाहिए साथियों। देखो, व्याकरण का ज्ञान ना होना ये क्या है, गलत हो जाता है, यानी ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर हो जाता है। व्याकरण का ज्ञान भी होना चाहिए, शुद्ध उच्चारण भी होना चाहिए साथियों, और हिंदी साहित्य का ज्ञान होना चाहिए साथियों। ठीक है साथियों, यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो साथियों लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। साथ ही चलते हैं प्रश्न नंबर 7। इसे आप अच्छे से देखने वाले हैं प्रश्न को। 7 नंबर प्रश्न को काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है साथियों, क्योंकि इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा भी करने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, अंत तक बने रहिएगा साथियों। चलते हैं इस प्रश्न पर। निम्न में से सूक्ष्म शिक्षण तकनीक पद का कौन सा नहीं है? पूछा है, नहीं पूछा है। देखो, इसमें भी नहीं पूछा है, सूक्ष्म शिक्षण तकनीकी का पद नहीं है। तो क्या नहीं है? चर्चा सत्र है, पाठ योजना है, शिक्षक सत्र है, पाठ योजना एवं शिक्षक सत्र है। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जल्दी से बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखो, जो सूक्ष्म शिक्षण होता है साथियों, तो सूक्ष्म शिक्षण तकनीकी के 6 पद होते हैं। कितने पद होते हैं साथियों? तो 6 पद होते हैं। कितने चक्र? ये 6 चक्रों का एक शिक्षण होता है साथियों। कितने चक्रों का होता है? 6 चक्रों का एक शिक्षण होता है साथियों, सूक्ष्म शिक्षण बोलते हैं। इसके जो किसके अनुसार है? WLN के अनुसार है। किसके अनुसार है साथियों? WLN। मैं बता दूं, डॉक्टर WLN ने सूक्ष्म शिक्षण दिया है। किसने दिया है? डॉक्टर WLN किसने दिया है? तो डॉक्टर WLN के द्वारा सूक्ष्म शिक्षण के कितने 6 भाग बताए गए हैं साथियों, जिसमें अभी मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। तो पहले इस प्रश्न का राइट आंसर जान लेते हैं। तो देखो, पाठ योजना भी शामिल होती है इसमें, शिक्षक सत्र भी शामिल होता है। पाठ योजना और शिक्षक सत्र, यानी ऑप्शन हमारा कौन सा राइट आंसर होगा? जो नहीं है, यानी ए ऑप्शन हमारा नहीं है। चर्चा सत्र इसमें शामिल नहीं होता है साथियों, तो हमारा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है। साथियों इसकी जानकारी हम विस्तृत रूप से जान लेते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूं इसकी संपूर्ण जानकारी, कैसे क्या सूक्ष्म शिक्षण होता है। तो साथियों जान लेते हैं हम सूक्ष्म शिक्षण के बारे में। यदि आप चाहते हो मैं आपके लिए इसी तरह से संपूर्ण विश्लेषण लेकर आऊं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। और यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हों तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पर मैं ये जो आपको ये इमेज दिख रही है ना, जो इमेज इसका भी मैं उस पर डालने वाला हूँ। इसकी भी इमेज यानी इमेज वाला ये सारे उस पर मैं डाल देता हूँ, PDF भी उस पर डाल देता हूँ। इसको मैं अलग से आपको वहाँ पर डाल दूंगा, जिससे आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते। देखो, बात करते हैं हम सूक्ष्म शिक्षण की। ठीक है साथियों, सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है? देखो, सूक्ष्म शिक्षण जो चक्र होता है हमारा, किसके अनुसार? WLN के अनुसार, डॉक्टर WLN का। यह शिक्षण का लघु रूप है। कैसा है? लघु रूप होता है। इसमें कक्षा का आकार तथा समय कम होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? कक्षा का आकार तथा समय कैसा होता है? कम होता है। यह शिक्षण का कैसा रूप है? लघु रूप होता है। इसको याद कर लेंगे। कभी कभी क्या है, परिभाषा भी आपको पूछ ली जाती है। तो WLN के अनुसार यह शिक्षण का लघु रूप होता है। इसमें कक्षा का आकार तथा समय कैसा होता है? कम होता है। ठीक है, यह सूक्ष्म शिक्षण की अर्थ एवं परिभाषा आपकी हो जाती है। ठीक है साथियों, अब सूक्ष्म शिक्षण में क्या होता है? पहला प्रथम पद होता है पाठ योजना का निर्माण करना। सबसे प्रथम हम क्या करते हैं? पाठ योजना का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। उसके बाद जब पाठ योजना का निर्माण हो जाता है, फिर हम शिक्षण कार्य करवाते हैं। क्या करवाते हैं? जब शिक्षण कार्य हमारा संपूर्ण हो जाता है, फिर क्या देते हैं? प्रतिपुष्टि लेते हैं। बच्चों से क्या लेते हैं? फीडबैक लेते हैं। क्या लेते हैं? फीडबैक। जब हमें फीडबैक मिल जाता है तो हम क्या करते हैं? पुनः नियोजन करते हैं, यानी पुनः से शिक्षण करवाते हैं। पुनः क्या करते हैं? नियोजन करते हैं। नियोजन के बाद फिर क्या करते हैं? पुनः शिक्षण करवाते हैं। 5वां पद क्या है? पुनः शिक्षण हो जाता है। पुनः शिक्षण के बाद क्या है? फिर से हम फीडबैक लेते हैं। फिर से क्या लेते हैं? फीडबैक, यानी पुनः प्रतिपुष्टि लेते हैं। और इस तरह से यह चक्र पूर्ण हो जाता है। देखो, पाठ योजना का निर्माण करते हैं, फिर शिक्षण करवाते हैं, शिक्षण के बाद प्रतिपुष्टि लेते हैं, यानी फीडबैक लेते हैं बच्चों से। यदि प्रतिपुष्टि मिल जाती है तो हम क्या करते हैं? पुनः नियोजन, यानी पुनः पाठ योजना का निर्माण करते हैं। ठीक है, पुनः से पाठ योजना का निर्माण करेंगे, फिर पुनः शिक्षण करते हैं और पुनः प्रतिपुष्टि दी जाती है। ठीक है, यानी फिर से दोबारा से क्या है? फीडबैक देते हैं। तो कितने सोपान इसके? 6 सोपान हो जाते हैं। कितने हैं? तो सूक्ष्म शिक्षण के कितने चक्र हैं? 6 चक्र हो जाते हैं। इसको आपको याद रख लेना है। चलो जान लेते हैं सूक्ष्म शिक्षण एक दृष्टि में, इसको भी हम पढ़ लेते हैं। देखो, कच्चा कच्छ का आकार कैसा होता है? छोटा होता है। कच्चा कच्छ का आकार छोटा होता है। डॉक्टर
WLN के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण का जन्मदाता माना जाता है। सूक्ष्म शिक्षण का जन्मदाता किसे माना जाता है साथियों? तो WLN को माना जाता है। इसे आपको अच्छे से याद रख लेना है। प्रश्न बन जाता है सूक्ष्म शिक्षण का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो आप बताओगे कि सूक्ष्म शिक्षण का जन्मदाता WLN जी को माना जाता है। साथियों मैं इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा, अलग से इसका इमेज भी उस पर डाल दूंगा, ठीक है। आप जहाँ पर जाके अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना लेना, उसे आप अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है साथियों। भारत में सेंट्रल पेडागोजिकल इंस्टीट्यूट के डॉक्टर DD तिवारी ने सूक्ष्म शिक्षण का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। कहाँ? भारत के कौन थे? DD तिवारी ने सूक्ष्म शिक्षण का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। पाठ्य वस्तु सीमित होती है, इसके अंदर पाठ्य पुस्तक जो पाठ्य योजना हम निर्माण करते हैं वो कैसी होती है? सीमित होती है, ठीक है। पढ़ाने की अवधि 6 से 10 मिनट होती है, इसको भी आपको याद रखना। पढ़ाने की अवधि कितनी होती है साथियों? 6 से 10 मिनट होती है। छात्रों की संख्या कितनी हो सकती है साथियों? तो 5 से 10 होती है। इसके अंदर कितनी होती है? 5 से 10 होती है। एक ही शिक्षण कौशल पर बल दिया जाता है। इसमें क्या करते हैं? एक ही शिक्षण कौशल पर क्या देते हैं? बल देते हैं। तो सूक्ष्म शिक्षण के कितने सोपान होते हैं? 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं साथियों? इसको याद रखना, क्योंकि आपको प्रश्न में फिर से देखने को मिल सकता है। इन 6 में से किन्हीं 3 को दे देगा, एक पूछेगा कौन सा नहीं है, या 3 पूछ लेगा इनमें से कौन सा नहीं है, ऐसे करके आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ 4 ऑप्शन देगा जिसमें से एक को पूछ सकता है कौन सा है, ठीक है साथियों। किसी तरह से प्रश्न बन के आ सकता है, तो आपको इसे अच्छे से याद कर लेना। पाठ्य योजना का निर्माण करते हैं, प्रशिक्षण प्रक्रिया करवाई जाती है। जब शिक्षण पूर्ण हो जाता है तो बच्चों से क्या लेते हैं? फीडबैक लेते हैं। जब हमें फीडबैक मिल जाता है, जो कमियां रह जाती हैं उन कमियों के लिए पुनः से पाठ्य योजना का निर्माण करते हैं, यानी पुनः नियोजन का तैयारी करते हैं। जब पुनः नियोजन हम कर लेते हैं तो फिर क्या करते हैं? पुनः शिक्षण करवाया जाता है। जब पुनः शिक्षण हो जाता है तो फिर से क्या करते हैं? फीडबैक लेते हैं बच्चों से, पुनः प्रतिपुष्टि लेते हैं। जब प्रतिपुष्टि हमें पुनः मिल जाती है तो ये हमारा चक्र एक क्या है? ये हमारा एक चक्र कंप्लीट हो जाता है साथियों। इसे आपको अच्छे से याद कर लेना है साथियों। यदि सेशन आपको समझ में आ रहा है साथियों तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। यदि आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। यदि आप चाहते हो मैं आपके लिए इसी तरह से टॉपिक में बीच में ऐड करके संपूर्ण जानकारी दे दूं, तो इसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में एक कमेंट जरूर कर देना है साथियों। तो मैं आपके लिए अगली क्लास में सभी प्रश्नों के अलग अलग विश्लेषण लेकर के आऊँगा, ठीक है साथियों। चलते हैं हम अगले प्रश्न पर, जो कि एग्जाम के लिए और भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, सूक्ष्म शिक्षण। देखो, सूक्ष्म अध्यापन नियंत्रण अभ्यास सूत्र। सूक्ष्म अध्यापन नियंत्रण अभ्यास सूत्र साथियों, प्रश्न दिखाई ना दे रहा हो तो मैं बोल रहा हूँ, आप सुन सकते हो। सूक्ष्म अध्यापन नियंत्रित अभ्यास का सूत्र, जिसमें एक विशिष्ट अध्यापन व्यवहार को नियंत्रित दिशाओं में सीखना संभव है, यह कथन किसका है? कथन पूछा है साथियों, सूक्ष्म शिक्षण की बात की गई है साथियों, सूक्ष्म शिक्षण का कथन पूछा है। तो यह कथन अभी हम पढ़ के आए हैं, किसका है? एलन एवं ईव का है, वाटसन एवं टेलर का है, विलियम्स एवं ग्रुप का है, टेलर एवं जॉर्ज का है। तो साथियों किसका है? एलन एवं ईव का है। किसका है? तो साथियों यह हो जाता है हमारा एलन एवं ईव का है, ठीक है साथियों। किसका है? एलन एवं ईव का है। डॉक्टर एलन का है। किसका है? डॉक्टर W एलन का हो जाता है। किसका हो जाता है? डॉक्टर W एलन का। सूक्ष्म शिक्षण की बात किसने की है साथियों? तो एलन जी महोदय ने की है। डॉक्टर W एलन महोदय के अनुसार हो जाता है साथियों। आपको एक ही टॉपिक से 2 प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिल गए। अगले एग्जाम में आपको इसी तरह से प्रश्न देखने को मिल सकते हैं साथियों। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है। अभी मैं आपको इसी तरह से और भी प्रश्नों को विश्लेषण करूंगा, तो लास्ट तक जरूर बने रहें साथियों। हम पूरे 15 प्रश्न हल करने वाले हैं संपूर्ण विश्लेषण के साथ, ठीक है साथियों। प्रश्न नंबर 9। अब प्रश्न नंबर 9 आ जाता है, इसको बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाता है। पढ़िएगा साथियों, निम्न में से लिखना कहलाता है। लिखना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है ज्ञान की कुशलता जाहिर करना। क्या ज्ञान की कुशलता जाहिर करना कहलाता है साथियों लिखना? ध्वनियों को लिपिबद्ध करना कहलाता है। अक्षरों का बड़ा अनुक्रम का ज्ञान, साहित्य की रचना करना। तो बात करता है लिखना। लिखना क्या कहलाता है? ध्वनियों को हम लिपिबद्ध करते हैं। जब ध्वनियों को हम क्या करते हैं? लिपिबद्ध करते हैं, तो हम क्या कहलाता है? लिखना कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों? ये मैं जो लिख रहा हूँ ना, लिखना, जो लिखना मैंने लिखा है तो कैसे लिखा है? जो लिपि है हमारी, जो देवनागरी लिपि है, कौन सी लिपि में हम हिंदी भाषा को लिखते हैं? देवनागरी। कौन सी है हमारी? तो देवनागरी जो लिपि है ना, हम उसे क्रमबद्ध रूप से जब लिखते हैं तो वो हमारा क्या है? ध्वनियों को, जब हम ध्वनियों को क्रमबद्ध रूप से लिखते हैं तो ये क्या है? लिखना कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों? लिखना कहलाता है। तो हमारी लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि है साथियों।
तो ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है हिंदी की कौन सी लिपि है, तो देवनागरी लिपि हो जाती है। ठीक है, निम्न में से कौन सी परीक्षा अच्छे और कमजोर बालकों में भेदभाव स्थापित करने में सक्षम है? कौन सी परीक्षा बालकों में भेदभाव स्थापित करने में सक्षम है? तो केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षा, केवल मौखिक परीक्षा, केवल वेद परीक्षा, निबंधात्मक परीक्षा। तो देखो, यदि बालकों में आपको अंतर स्पष्ट करना है, किसी बालक ने कितना सीखा है, तो हम उसके लिए किस तरह की परीक्षा का निर्माण करते हैं, तो हम उसके लिए वस्तुनिष्ठ परीक्षा का निर्माण करते हैं। कैसी परीक्षा का निर्माण करते हैं? तो उसके लिए केवल हम वस्तुनिष्ठ परीक्षा का निर्माण करते हैं, यानी ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर हो जाता है साथियों। जब हम अपना एग्जाम दे जाते हैं तो हमारे सामने किस तरह का जो प्रश्न पत्र होता है, तो वस्तुनिष्ठ प्रकार का जो प्रश्न पत्र होता है, तो किस प्रकार का होता है, तो वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न पत्र होता है, जिससे क्या है पता चलता है किस विद्यार्थी ने कितनी तैयारी की है, तो अपने आप रैंक बन जाती है, किसने 105 किसके आए हैं, 110 किसके आए हैं, 120 किसके आए। इस तरह से हम अलग अलग भेद स्थापित कर सकते हैं साथियों। इसका ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षा को सुगम बनाने के लिए आप क्या उपाय करेंगे? बात कर जा रही है समावेशी शिक्षा। तो समावेशी शिक्षा आपने पढ़ी होगी साथियों, तो बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाता है? छात्रों में योग्यताओं का विकास करेंगे, क्या छात्रों के अंदर योग्यताओं का विकास करेंगे? पाठ्यक्रम सामग्री एकत्रित करेंगे। ऑप्शन सी है उपरोक्त भाषा परिवेश का निर्माण करेंगे, क्या उपरोक्त भाषा परिवेश का निर्माण करेंगे? ऑप्शन डी है प्रतिदिन नए शिक्षक को शिक्षण ग्रहण करेंगे। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाता है? बात की जा रही है समावेशी शिक्षा की सुगम बनाने के लिए आप क्या उपाय करेंगे? ठीक है, तो साथियों हम यदि समावेशी शिक्षा यानी में जाते हैं तो क्या करेंगे? उपरोक्त भाषा परिवेश का निर्माण करेंगे। क्या करेंगे? बच्चों को जिस तरह का माहौल होगा उसी तरह की हम भाषा का इस्तेमाल करेंगे, यानी उपरोक्त भाषा परिवेश का निर्माण करेंगे। जिस एक कक्षा है, मान लो ये कक्षा है, इसमें सभी तरह के बालक हैं, कमजोर बालक हैं, ठीक है साथियों, प्रतिभाशाली भी बालक हैं, यानी सभी तरह के बालक हैं, यानी समावेशी शिक्षा में शामिल होती है, यानी सभी तरह के बालकों को इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है साथियों, इसमें सभी तरह के बालक हैं, समस्यात्मक भी बालक हैं, प्रतिभाशाली भी बालक हैं, ठीक है, तो सभी तरह के इसमें बालक हैं। तो उनके लिए हम किस तरह का परिवेश का निर्माण करेंगे? तो साथियों हम उनके परिवेश का जो भाषा है, जो उनकी परिवेश की भाषा है, उसका उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे साथियों? जो बच्चों के आसपास की जो भाषा है, वहाँ की लोकल की भाषा यानी मातृभाषा है, आसपास की भाषा है यानी परिवेश की जो भाषा है, हम उस भाषा का इस्तेमाल करेंगे, उपरोक्त भाषा परिवेश का निर्माण करेंगे, जिससे बच्चे क्या है अधिक से अधिक सीखेंगे और अधिक से अधिक सीखेंगे। ठीक है साथियों, जिससे बच्चों को अच्छे से समझ में आएगा और सीखे भी सही से। तो उपरोक्त यानी उपरोक्त भाषा परिवेश का निर्माण करेंगे साथियों। तो हम समावेशी के बारे में डिटेल में जान लेते हैं, समावेशी क्या होता है, समावेशी कक्षा किस तरह की होती है, इसमें किस किस तरह के बालक आते हैं। ठीक है साथियों, तो इसके बारे में हम संपूर्ण डिटेल से जानकारी ले लेते हैं। चलते हैं हम उसी पर, मैं आपको दिखा देता हूँ समावेशी शिक्षा के बारे में हम जानते हैं। ठीक है साथियों, देखो समावेशी शिक्षा, तो समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जिसके अंतर्गत विशिष्ट बालक तथा सामान्य बालक साथ साथ सामान्य कक्षा में शिक्षा ग्रहण करते हैं। अभी मैंने आपको बताया था, इसके अंदर सामान्य बालक और समस्यात्मक बालक सभी तरह के बालकों को एक ही कक्षा में क्या एकत्रित किया जाता है साथियों। ठीक है, तो सामान्य बालक सभी तरह के बालक एक ही कक्षा में साथ साथ क्या शिक्षा ग्रहण करते हैं, जिसे क्या बोलते हैं हम समावेशी शिक्षा कहते हैं। ये परिभाषा इसकी, इसे आपको अच्छे से पढ़ लेना है, नोट करना चाहते हो नोट कर लेना, नहीं मैं इसकी भी इमेज आपको फोटो यानी टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। ठीक है, वहां पर जाकर आप इसको पढ़ सकते हो। ठीक है साथियों, तो यह देखो यूपी टेट में 2011 में पूछा गया, 18 में पूछा गया, सी टेट में तो लगातार यानी कई बार यह पूछा गया। ठीक है साथियों, और आपको 2022 हिंदी में यानी एमपी टेट में भी पूछा गया प्रश्न है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है साथ ही। यहाँ से एक या दो तीन प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं, तो आपको स्किप नहीं करना है। यदि आप चाहते हो मैं इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ाऊं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना। ठीक है साथियों, तो मैं आपके लिए है अलग से समावेशी कक्षा के जो समावेशी टॉपिक है, समावेशी शिक्षा वाला, इंक्लूसिव एजुकेशन वाला जो टॉपिक है, मैं इसके डिटेल से आपको लेकर आऊंगा, जिससे आपको संपूर्ण समावेशी कक्षा की क्लास खत्म कर देंगे। ठीक है साथियों, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है, यदि आपको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा होती है जिसके अंतर्गत विशिष्ट बालक तथा सामान्य बालक एक साथ साथ सामान्य कक्षा में शिक्षा ग्रहण करते हैं। अब बात करते हैं विशिष्ट बालक। विशिष्ट बालक कैसे होते हैं? विशिष्ट बालक वे होते हैं जो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं शैक्षिक, सांवेगिक एवं व्यवहारिक रूप से सामान्य बच्चों से अलग होते हैं। कैसे होते हैं? शारीरिक रूप से अलग होते हैं, मानसिक रूप से भी अलग होते हैं, और सामाजिक जो परिवेश होता है उससे भी हमारे कैसे होते हैं अलग होते हैं। उनकी जो शैक्षणिक यानी सोचने की क्षमता होती है वो भी अलग होती है। सांवेगिक जो संवेग होते हैं ना उनके, वो भी व्यवहार करने का तरीका है वो भी अलग होता है। ठीक है, सामान्य बच्चों से अलग होता है। ऐसे बच्चे जो विशिष्ट बालक हो देते हैं
विशिष्ट बालक ऐसे बालक होते हैं जिनका व्यवहार सामान्य बालकों से कैसा होता है साथियों, अलग होता है। ठीक है, तो विशिष्ट बालकों की पहचान हम कैसे करेंगे, विशिष्ट बालक होते कैसे कहते हैं, निरीक्षण के द्वारा कर सकते हैं। हम निरीक्षण करके विशिष्ट बालकों की पहचान कर सकते हैं साथियों। मानसिक परीक्षण के द्वारा हम विशिष्ट बालकों की पहचान कर सकते हैं। व्यवहार के अवलोकन द्वारा बच्चा किस तरह का व्यवहार कर रहा है हम उससे हम विशिष्ट बालकों की पहचान कर सकते हैं। चिकित्सकीय परीक्षण के द्वारा भी विशिष्ट बालकों की पहचान कर सकते हैं। ठीक है साथियों, और साक्षात्कार द्वारा भी हम यानी इंटरव्यू लेते हैं, हम बच्चों के सामने जाकर हम उनसे बातचीत करते हैं, साक्षात्कार करते हैं, तो उससे भी हम उनकी क्या है विशिष्ट बालकों की पहचान हम अच्छे से कर सकते हैं साथियों। ठीक है साथियों, देखो विशिष्ट बालकों के प्रकार, विशिष्ट बालक कितने प्रकार के होते हैं साथियों। तो विशिष्ट बालक होते हैं, देखो बौद्धिक दृष्टि से विशिष्ट बालक होते हैं। एक तो बौद्धिक दृष्टि से होते हैं साथियों, एक होते हैं हमारे शैक्षिक दृष्टि से विशिष्ट बालक होते हैं, शारीरिक दृष्टि से विशिष्ट बालक होते हैं, और सामाजिक दृष्टि से हमारे विशिष्ट बालक होते हैं साथियों। तो कितने प्रकार के हो गए, 1 2 3 4 प्रकार के हो गए सामान्य रूप से। देखो बौद्धिक दृष्टि से हो गए, शैक्षणिक दृष्टि से हो गए, शारीरिक दृष्टि से हो गए, और सामाजिक दृष्टि से हो गए। ठीक है, कितने प्रकार से हो गए साथियों, 4 प्रकार से। अब बौद्धिक दृष्टि से कितने प्रकार के होते हैं, तो बौद्धिक दृष्टि से 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, प्रतिभाशाली बालक हो जाते हैं हमारे, प्रतिभाशाली बालक, सृजनात्मक बालक यानी क्रिएटिव बालक हो जाते हैं, और मध्य बुद्धि बालक जिनकी क्या है सोचने की क्षमता कम होती है साथियों, उन्हें बोलते हैं हम मध्य बुद्धि बालक बोलते हैं। ठीक है, अब शारीरिक दृष्टि से विशिष्ट बालक कौन कौन से होते हैं, शैक्षिक रूप से समृद्ध बालक जो शैक्षिक रूप से समृद्ध होते हैं, शारीरिक रूप से पिछड़े बालक ऐसे बालक जो शारीरिक रूप से पिछड़े हैं, उनका कोई भी अंग क्या है प्रभावित है, जैसे हाथ पैर आंख नाक मुंह, किसी भी तरह की कोई भी समस्या बालकों के अंदर हो सकती है। ठीक है साथियों, सीखने की निरोगता वाले बालक या उनकी मानसिक जो क्षमता है सीखने में निरोग है, वो सीख नहीं सकते, उनकी मध्य बुद्धि वाले छात्र ऐसे छात्र होते हैं जिनकी क्या सीखने की जो क्षमता होती है शारीरिक रूप से भी कम होती है। ठीक है, संप्रेषण बाधित बालक ऐसे बालक जो आपस में क्या है कम्युनिकेशन नहीं कर पाते, एक दूसरे से बातचीत करने में सक्षम नहीं होते, ऐसे बालक ठीक है समस्यात्मक बालक में आ जाते हैं साथियों। ठीक है, शारीरिक रूप से तो शारीरिक रूप से कैसे होते हैं साथियों, सांवेगिक दृष्टि से बाधित बालक, देखने में यदि कमजोरी है, यदि कोई बालक ऐसा छात्र है जिसे देखने में परेशानी है, दृष्टि बाधित बालक हो जाता है। ठीक है साथियों, गति बाधित बालक, यदि कोई बालक बोल नहीं सकता, ठीक है, तो गति बाधित बालक ऐसे होते हैं जो शारीरिक दृष्टि से कैसे हैं अक्षम होते हैं, शारीरिक दृष्टि से कैसे होते हैं साथियों अक्षम होते हैं, यानी इन्हें विशिष्ट बालकों के प्रकार में रखा जाता है साथियों। ठीक है, अब बात करते हैं सामाजिक दृष्टि से विशिष्ट बालक। सामाजिक दृष्टि से विशिष्ट बालक कैसे होते हैं, सांवेगिक रूप से परेशान बालक जिनके क्या है मानसिक तनाव रहता है। ठीक है, सांवेगिक रूप से जो जिनकी सोचने समझने की क्षमता अलग ही होती है, जो समाज में परिवेश के साथ क्या है कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हैं और उन्हें क्या है परेशानी महसूस होती है, ऐसे बालक सामाजिक दृष्टि से कैसे होते हैं, विशेष बालक होते हैं। ठीक है, असामाजिक बालक यानी जो समाज में क्या है एक दूसरे के साथ इनडायरेक्टली यानी डायरेक्टली अच्छे से संप्रेषण नहीं कर पाते या बोलने में समस्या आती है, ऐसे बालक क्या है असमायोजित बालक होते हैं। ठीक है, वंचित बालक ऐसे बालक जिन्हें अच्छा परिवेश नहीं मिल पाता है या उनके आसपास का वातावरण ऐसा है जहां उन्हें सीखने की कई सारी समस्या उपलब्ध यानी सीखने में उन्हें कई सारी बाधाओं का सामना करना पड़ता है, तो ऐसे बालक वंचित बालक आ जाते हैं। ठीक है, जिन्हें बोलते हैं वंचित बालक में आ जाते हैं। ठीक है साथियों, समस्यात्मक बालक हो सकते हैं माता पिता द्वारा तिरस्कृत बालक, ऐसे बालक भी शामिल हो सकते हैं जिन्हें माता पिता का प्यार न मिला हो, मान लो ऐसा किसी के साथ ना हो, मान लो किसी बच्चे के माता पिता या जन्म के समय ही खत्म हो गए हों या आगे जाके माता पिता के द्वारा बच्चों को क्या है परिष्कृत कर दिया जाता है यानी त्याग कर दिया जाता है, तो ऐसे बालक क्या है समस्यात्मक बालक हो सकते हैं। ठीक है साथियों, यदि आपको समझ में आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब साथियों जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह से प्रश्नों को और संपूर्ण व्याख्या लेकर आता रहूंगा साथियों। यदि आप मुझे फीडबैक दोगे, यदि आप मुझे लाइक करोगे तो मैं आपके लिए और भी बेहतर क्लासों को लेकर के आने वाला हूं साथियों। तो चलते हम, मैं आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हम अगले प्रश्न पर जो कि एग्जाम के लिए भी आपके इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए। तो साथियों किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए, ऐसी रचनाएं हों जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हों और जिसमें भाषा की अलग अलग छटाएं हों। क्या ऐसी रचना होनी चाहिए साथियों जो प्रत्यक्ष रूप से मूल्यों पर आधारित हों, क्या ऐसी रचनाएं होनी चाहिए साथियों।
सॉरी साथियों, केवल कहानियां अथवा कविताएं शामिल होनी चाहिए? क्या ऐसी रचना होनी चाहिए? विदेशी साहित्य रचनाएं होनी चाहिए? क्या विदेशी रचनाएं होनी चाहिए शायद? तो बताइएगा प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर क्या हो जाता है साथियों, जल्दी से बताइएगा। यदि सेशन अच्छा लग रहा हो साथियों तो कमेंट बॉक्स में एक कमेंट जरूर करें साथियों। यदि आप अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होता है कि प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तक में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए। तो साथियों ऐसी रचनाएं हो जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हों, यानी बच्चा के परिवेश से जुड़ी होंगी। यदि बात बच्चे के परिवेश से जुड़ी की जाती है तो 100% वो प्रश्न कैसा हो जाता है, उत्तर उसका राइट आंसर हो जाता है। तो ऐसी रचना होनी चाहिए बच्चे के परिवेश से जुड़ी हो, जिसकी भाषा अलग अलग छटाएं हो, जिसमें भाषा की क्या है अलग अलग छटाएं हो, जिससे बच्चा क्या है अच्छे से सीख सकेगा। ठीक है, यानी ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, काफी सिंपल प्रश्न था साथियों, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, चलते हैं आगे। जिस शब्द में लिंग वचन क्रिया आदि के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होगा उसे कहते हैं, यह बताइए। जिस शब्द में लिंग वचन आदि के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होगा उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं, अव्यय कहते हैं, कारक कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो यानी अव्यय कहते हैं, क्या बोलते हैं? अव्यय बोलते हैं। ऐसे प्रश्न को क्या है? अव्यय कहते हैं। यानी ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर हो जाता है। लिंग वचन क्रिया आदि के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। अव्यय कहते हैं साथियों, क्या बोलते हैं? अव्यय कहते हैं। ठीक है साथियों, चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। बच्चों की दूरगामी उपलब्धि में वृद्धि करने का सबसे सुनिश्चित तरीका है। बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो। वयस्कों द्वारा संवेगात्मक सहयोग, पुरस्कार द्वारा उन्हें अभिप्रेरित करना, ट्यूशन शिक्षण कराना, उपचारात्मक शिक्षण। तो बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। देखो बच्चों की दूरगामी उपलब्धि को वृद्धि कराने के लिए सबसे सुनिश्चित तरीका है, कौन सा है? वयस्कों द्वारा संवेगात्मक सहयोग कराना। वयस्कों द्वारा यानी बड़ों के द्वारा बच्चों का क्या है? संवेगात्मक रूप से क्या करवाना? सहयोग करवाना। यानी ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है सेशन का साथियों लास्ट प्रश्न है। यदि सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्य निर्भर करती है। उपचारात्मक की सफलता मुख्य निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? मुख्यतः किस पर निर्भर करती है? समस्याओं के कारणों की सही पहचान करने पर, बच्चों की सामाजिक संस्कृति की पृष्ठभूमि पर, बच्चों की भाषागत त्रुटियों की सूची बनाने पर और समस्याओं की पहचान करने पर। उपचारात्मक शिक्षण की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? बात की जा रही है उपचारात्मक। उपचार हम कैसे करते हैं साथियों? समस्याओं के कारणों की पहचान कर जब हमें समस्याओं के कारणों की पहचान का पता लग जाता है तो हम फिर क्या करते हैं? निदान करते हैं। क्या करते हैं? निदान करते हैं। ठीक है साथियों, तो उपचारात्मक शिक्षण मुख्यतः निर्भर करता है समस्याओं की कारणों की पहचान। बात समस्याओं के कारणों की पहचान पर आए तो उपचारात्मक शिक्षण पर आप जाओगे। ठीक है साथियों, बात समस्यात्मक कारणों की पहचान करने पर आए तो कहाँ जाओगे? उपचारात्मक शिक्षण पर जाओगे। इसे आपको रट लेना है क्योंकि आपको अगली एग्जाम में इसी तरह का प्रश्न देखने को फिर से मिलेगा। ठीक है साथियों, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, IMP प्रश्न है, आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, कई बार पूछा गया प्रश्न है, MP टेट में भी पूछा गया प्रश्न है, CTET में, यानी सभी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो काफी इंपोर्टेंट प्रश्न हो जाता है साथियों ये। तो साथियों सेशन कैसा लगा? सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करें। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।